समस्त सुधी श्रोतृवृंद को सादर नमन। विश्व सभ्यता के इतिहास से हमें यह जानकारी मिलती है कि सभी प्राचीन संस्कृति से संपन्न देशों में आदिम काल में मातृसत्ताक समाज रहे हैं। मातृसत्ताक समाज से आशय है जहाँ या जिस समाज में स्त्रियों की प्रधानता हो और स्त्रियों की सत्ता, उनका वर्चस्व हो। धीरे धीरे स्थितियां बदली और मातृसत्ताक समाज पुरुष सत्ताक समाज में रूपांतरित होते गए। नारीत्व के गुणों की अपेक्षा मातृत्व, वात्सल्य, स्त्री की मृदुता, इन गुणों की अपेक्षा पुरुष की कठोरता, कर्कशता और शारीरिक बल, इसकी उपादेयता ज्यादा स्वीकार की जाने लगी। जैसे जैसे सभ्यता का तथाकथित रूप में विकास हुआ, नगर बढ़ने लगे, संपत्तियां आईं, तो जो आदिम काल में एक अत्यंत संतोष और आनंद का साम्राज्य था, वह छिनता चला गया मनुष्य जाति से। उसके साथ ही पुरुषों का वर्चस्व भी स्थापित होता चला गया। जर्मन भाषा के प्रख्यात साहित्यकार हैं गुंटर ग्रास या ग्वेंटर ग्रास। उनका एक उपन्यास है दी फ्लाउंडर, अंग्रेजी में नाम उसका दी फ्लाउंडर है, वही मैंने अनुवाद उसका पढ़ा है, अंग्रेजी अनुवाद। इस उपन्यास पर ग्विंटर ग्रास को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इस उपन्यास में कथाकार की परिकल्पना यह है कि आरंभ में जहां जहां मातृसत्ताक समाज थे, वहां वहां जैसे जैसे पुरुष सत्ताक समाज स्थापित होते गए, वैसे वैसे विकृतियां आईं और सभ्यता का क्षरण हुआ। एक पतनशील सभ्यता उन देशों में जहां जहां मातृसत्ताक समाज के स्थान पर पुरुष सत्ताक समाज आए, उनके कारण स्थापित होती गई। जो भी सत्य हो, पर मातृसत्ताक समाज का एक निरूपण या एक उदाहरण, निदर्शन स्त्री राज्य के वर्णनों में मिलता है। और स्त्री राज्य के वर्णन जिन प्राचीन देशों के साहित्य में प्राप्त होते हैं, उनमें से हमारा देश भी एक है। और स्त्री राज्य का वर्णन महाभारत में हमारे यहाँ सर्वप्रथम मिलता है। स्त्रियों का राज्य जहाँ, वहाँ स्त्री राज्य है। बहुत ही अच्छा हो जाए यदि स्त्रियों का राज्य स्थापित हो जाए, लेकिन निकट में तो ऐसा संभव नहीं लगता है। पर प्राचीन काल में स्त्री राज्य थे और वे अच्छे राज्य हुआ करते होंगे, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। महाभारत में सभा पर्व में देश देश के राजा राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के उपहार ले लेकर के उपस्थित होते हैं। बड़ा जमावड़ा होता है, विश्व के अनेक देशों से राजा आए। इस पर वासुदेव शरण अग्रवाल ने विस्तार से विचार किया है और मैंने भी महाभारत के संबंध में अपने वक्तव्यों में इसकी चर्चा की है, महाभारत के भूगोल पर चर्चा करते हुए। तो इस राजसूय यज्ञ के वर्णन में जो युधिष्ठिर ने किया, इसके वर्णन में कहा गया है कि आरहुणांश्च चीनांश्च तारान सैंधवांस तथा जागुडान रामटान मुंडान स्त्री राज्यम अथ तंगणान। इतने इतने देशों से राजा आए, उनको देखा वहां पर युधिष्ठिर ने और पांडवों ने। तो हूण देश हुए, चीन देश के राजा, जो कि चाइना इस समय है, उससे आशय कदाचित नहीं है। सैंधव सिंधु देश के राजा, जागुड़, रामट, मुंड, और फिर स्त्री राज्य और फिर तंगण, ऐसा वर्णन आया है। और इसके आगे कहा गया कि ये सारे पश्चिम देशों के राजा, पश्चिमोत्तर प्रांतों के राजा, ऐसा आशय लेना चाहिए, ये युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आए। तो स्त्री राज्य से भी वहां पर प्रतिनिधि या स्त्री राज्य की जो भी शासक थी वह आई। इसी तरह से कलिंग देश की राजकुमारी के स्वयंवर के वर्णन में कहा गया है कि स्त्री राज्याधिपति इस स्वयंवर में उपस्थित थे या उपस्थित थीं। अब संस्कृत में तो आसीत का अनुवाद थे या थी दोनों ही हो सकता है। श्रगालश्च महाराजा स्त्री राज्याधिपतिस तथा। तो अनेक राजाओं के बीच में इस स्त्री राज्याधिपति का उल्लेख करते हुए कहा गया
एते चान्ये च बहवः दक्षिणाम दिशमाश्रिताः। ये सारे राजा और इनके साथ जितने भी राजा थे, ये सब दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े उस स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए। तो दक्षिण की ओर चल पड़े मतलब उत्तर में इनकी स्थिति है, और पश्चिम से भी आ रहे थे ऐसा वर्णन मिलता है। तो ये पश्चिमोत्तर प्रांत में कहीं स्त्री राज्य है। उत्तर के क्षेत्र में हिमालय की ओर, जो हिमालय का भी पश्चिम का इलाका है, अर्थात जो नॉर्थ वेस्ट है हमारा देश का, उसकी तरफ स्त्री राज्यों की कहीं अवस्थिति मानी जा सकती है। क्योंकि कलिंग की ओर बढ़ रहे हैं, कलिंग तो कुछ दक्षिण में आएगा, उत्कल उड़ीसा और ये मगध की तरफ जैसे जाएंगे तो हिमालय से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ेंगे। पश्चिम से, पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा अनुमान कर सकते हैं। अब ये स्त्री राज्याधिपति उसमें आए या आई, ये जो महाभारत में कहा गया है, उसमें प्रश्न उठता है कि ये कोई स्त्री है या पुरुष है जो स्त्री राज्य का अधिपति या स्त्री राज्य की अधिपति है। क्योंकि स्त्री राज्य का शासक तो कोई स्त्री ही होगी, नारी राज्य होगा, स्त्री राज्य होगा, वहाँ की राजा स्त्री होनी चाहिए। और स्त्री मानने पर आपत्ति की जा सकती है दो तरह से। एक तो व्याकरण की दृष्टि से आपत्ति हो सकती है कि तत्पुरुष समास के उत्तर पद में स्त्री राज्याधिपति में अधिपति शब्द आया है, उत्तर पद प्रधान होता है स्त्री, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास। तो स्त्री राज्याधिपति है जो समास हुआ, इसमें जो अधिपति शब्द जुड़ा हुआ है, यह शब्द तो किसी पुरुष के लिए ही आ सकता है, सामान्यतया पुरुष के लिए आ सकता है, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से अधिपति शब्द पुल्लिंग माना जाएगा। यह वैयाकरणिक आपत्ति की जा सकती है। दूसरी आपत्ति व्यावहारिक है कि स्वयंवर में ये जा रहे हैं, स्वयंवर में यदि जा रहे हैं और स्त्री राज्य की अधिपति कोई स्त्री है तो उसको जाने की क्या आवश्यकता है, स्वयंवर में तो पुरुष जाते हैं, तो उसका वहां पर क्या काम है। स्वयंवरार्थी ही वहां पहुंचेंगे, यह आपत्ति की जा सकती है। स्वयंवरार्थी जो वर्ण स्वयंवरा के द्वारा अपना किए जाने के लिए लालायित हैं, वे ही लोग जाएंगे तो वे पुरुष ही होंगे। पर ये दोनों ही आपत्तियां समीचीन नहीं है, क्योंकि पूर्वापर प्रसंग से तो यही लगता है कि ये कोई स्त्री ही हो सकती है, स्त्री राज्य की अधिपति स्त्री ही हो ही सकती है। शिलालेखों से मैं संदर्भ दूंगा कि वहां पर स्त्री शासक को राजा देव कहा गया है, उसके लिए पुल्लिंग में वर्णन आते हैं। ये लगभग वैसा ही जैसा कि राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग यदि कोई महिला हो तो राष्ट्रपति ही उसको कहेंगे, राष्ट्रपत्नी तो नहीं कहेंगे। तो स्त्री राज्य की अधिपति जो है उसको स्त्री राज्याधिपति ही कहेंगे, स्त्री राज्याधिपत्नी नहीं कह सकते हैं, या स्त्री राज्य राज्ञी नहीं कह सकते हैं, स्त्री राज्य राजा ही कहेंगे उसको। तो अब स्त्री राज्याधिपति इसलिए किसी स्त्री के लिए जहाँ स्त्री राज्य है वहां पर इस्तेमाल होगा यह शब्द। इसलिए व्याकरण की दृष्टि से तो आपत्ति नहीं ठहरती है। दूसरी दृष्टि से जो यह आपत्ति आती है कि स्त्री का क्या काम स्वयंवर में, यह भी आपत्ति उचित नहीं हो सकती है। क्योंकि स्त्रियां अगर आ रही हैं तो उनको कौन रोकेगा। स्वयंवर तो एक ओपन इवेंट है, बड़ा उत्सव है, मेला है, देश देश से लोग पहुंचते हैं, स्त्रियां क्यों नहीं पहुंचेंगी देखने के लिए। सब आएंगे, कौतुक से आविष्ट होकर के जितने लोग पहुंचते हैं सब उसमें पहुंचते हैं, खुला हुआ है, किसी के लिए रोक तो है नहीं। जिनको स्वयंवर में आने के लिए विशेष आमंत्रण दिया गया है उनकी लाइन अलग लग जाएगी, वो बात अलग है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो स्वयंवरार्थिनी कन्या है उसको कहाँ से पहले किन किन के सामने ले जा करके इंट्रोड्यूस या परिचित कराया जाएगा, उसका परिचय दिया जाएगा, जो कि कोई बहुत ही जानकार उसकी सखी जिसको कि पूरा भूगोल इतिहास याद है, बड़ी ज्ञानी है। जैसा कि रघुवंश के स्वयंवर में, इंदुमती के स्वयंवर में उसकी सखी एक एक राजा का क्या वर्णन करती है, अद्भुत वर्णन करती है। पांड्यो एवं सार्पित लंबहार, ऐसा भागीरथी की धाराओं में स्नान करना हो तो वहां से ये राजा आए हैं, ये हैं दक्षिण के, ये राजा हैं। पूरे भारत का भूगोल इतिहास खड़ा कर देती है। दमयंती के स्वयंवर में भी यही होता है, चाहे नैषद में दमयंती का स्वयंवर का वर्णन पढ़ें,
तो ये राजा स्वयंवरार्थी तो अलग रहेंगे उनकी कतारें, पर स्वयंवर एक उत्सव और मेला है। उत्सव और मेले के रूप में स्वयंवर के वर्णन होते हैं। द्रौपदी का स्वयंवर जो हुआ तो द्रुपद ने बड़ा समाजवाद बनवाया, तो समाज इकट्ठा होगा। और कौतुक जिनको है स्वयंवर देखने का, जैसे कि दुबई में क्रिकेट मैच होता है तो यहाँ से लोग हवाई टिकट लेकर के जाते हैं। तो जिनको कौतुक है वे लोग दूर दूर से जा रहे हैं, ये भी वर्णन भी मिलता है। तो पांच पांडव तो ब्राह्मणों के छद्मवेश में रह रहे हैं एक चक्रा नगरी, और वहां से चलते हैं तो देखते हैं कि सारे के सारे ब्राह्मण बड़े कौतुक में भर करके और पांचाल देश की तरफ चले जा रहे हैं। पूछते हैं भाई आप लोग क्यों जा रहे हैं? तो उनका द्रौपदी पांचाली पांचाल देश की राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है, तो हम लोग तो देखने जा रहे हैं, बड़ा आनंद होगा। आप लोग ब्राह्मण हैं, आप लोग भी चलिए। तो ब्राह्मण समझ लिए जाते हैं पांचों पांडव, और वे लोग भी इनके साथ हो लेते हैं। तय करते हैं युधिष्ठिर तो सबकी सलाह लेकर के कि भाई हम लोग क्या करें, पांचाली का स्वयंवर है, हम लोग भी चलते हैं। सारा घटना चक्र बदल जाता है केवल इसलिए कि कुछ ब्राह्मण द्रौपदी के स्वयंवर में जा रहे हैं, उनके साथ ये पांचों लग लेते हैं कि हम लोग भी इनके बीच में छिप छिप करके चलेंगे। बाद में जो कुछ हुआ हुआ तो फिर क्या कहना है। उसमें यह भी स्पष्ट है कि जो दर्शक हैं उनमें से किसी को लगे कि मैं फिर अपना दावा ठोक दूं, जब कोई भी राजा नहीं बीत पा रहा है उसको, मछली को जो घूम रही है, तो फिर अर्जुन को उकसाया जाता है कि चला जा, जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ प्रकट होने का अवसर आ गया, ऐसा युधिष्ठिर आदि को लगता है। तो घटना पूरी नया रूप ले लेती है। तो यह द्रौपदी के स्वयंवर में भी देश देश से हजारों लोग लाखों लोग पहुंच गए वहां। तो जिसको और निमंत्रण सूचना तो सबको भेजी जाती है कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है, जिसको आना हो आ जाए। स्वयंवरार्थी जो हैं वो अपना, हो सकता है उनकी कोई व्यवस्था होती हो कि उनका पंजीकरण हो जाए कि हम तो स्वयंवरार्थी हैं, हमारे सामने से गुजारा जाए। जो यदि माला जिसके गले में डाली जाए, स्वयंवर सचमुच में स्वयंवरार्थिनी कन्या अपनी इच्छा से करे, ऐसा स्वयंवर हो जो मैंने स्वयंवर के कई प्रकार बताए, या शक्ति प्रदर्शन जिसका उस शर्त को जीत करके साबित होगा, उसके गले में माला डालना ही पड़ेगा उसको। ऐसे तीन प्रकार के स्वयंवर मैंने बतलाए थे। तो ये अनेक प्रकार के जो स्वयंवर होते हैं उन सभी में स्वयंवर तो एक खुला उत्सव है, जिसके द्वार सबके लिए खुले हैं। तो इसलिए स्त्री राज्य में भी सूचना गई, स्त्री राज्य की अधिपति भी रवाना हो गई कि चलो हम लोग भी देखते हैं। अपने स्त्रियों के दलबल के साथ में वो पहुंच गई। तो ऐसा यदि वर्णन महाभारत में स्वयंवर में आया है तो वो स्त्री राज्याधिपति स्त्री राज्याधिपति कोई पुरुष न होकर के स्त्री ही माना जाना चाहिए। महाभारत के पश्चात स्त्री राज्य का उल्लेख करने वाले ग्रंथकारों में कामसूत्रकार वात्स्यायन का नाम मेरी मेरी जानकारी के अनुसार सबसे पहले लिया जा सकता है। वात्स्यायन के कामसूत्र के सांप्रयोगिक नामक द्वितीय अधिकरण में यह जो पांचवा अध्याय है, जिसका शीर्षक दशनच्छेद्य विदयो देश्योपचाराश्च, यह दिया है। शीर्षक तो कदाचित टीकाकारों ने या हिंदी अनुवादकारों ने डाले होंगे, या वात्स्यायन ने भी जो अनुक्रम दिया है उसमें शीर्षक आते हैं। आरंभ में प्रथम अधिकरण के प्रथम अध्याय में उन्होंने पूरी सूची दी है सातों अधिकरणों के सब अध्यायों की। तो तदनुसार इसका शीर्षक यह है। और यह सांप्रयोगिक जो द्वितीय अधिकरण है उसका पांचवा अध्याय है। उसमें अलग अलग देशों की महिलाओं के पुरुषों के जो यौन व्यवहार हैं, सेक्सुअल बिहेवियर हैं, उनका निरूपण एक शास्त्रकार की दृष्टि से, एक समाज शास्त्री की दृष्टि से वात्स्यायन ने किया है। वहां पर उन्होंने कहा है कि दृढ़ प्रहणन योगिन्य खरवेगा एव अपद्रव्य प्रधाना स्त्री राज्य कौशलायाम च। स्त्री राज्य और कौशल देश में जो स्त्रियां हैं वह दृढ़ प्रहणन योगिनियां होती हैं, दृढ़ प्रहार का योग उनको आता है। खरवेग वाली, प्रचंड वेग वाली वे होती हैं रतिकाल में। उपद्रव्य प्रधान वे होती हैं।
जमकर प्रहार करवाना उनको पसंद है, तेज वेग उनको पसंद है, अपद्रव्य का उपयोग उनको पसंद है। अपद्रव्य से आशय आर्टिफिशियल डिवाइसेस से है। इनका वर्णन वात्स्यायन तथा कामशास्त्र पर जो अन्य लेखक है उन्होंने किया है। यशोधर इसकी टीका में कहते हैं कि स्त्री राज्य की स्थिति पश्चिम में है। और यशोधर 12वीं शताब्दी के टीकाकार हैं। अपनी जानकारी के अनुसार वे जय मंगला में कहते हैं, स्त्री राज्य इति वज्रवंत देशात पश्चिमेन स्त्री राज्यम। वज्रवंत देश से पश्चिम की ओर बढ़ने पर, वज्रवंत देश भी उत्तर में है और उससे पश्चिम तरफ और आगे जाएंगे तो स्त्री राज्य आता है, ऐसा वो जानकारी देते हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र के पश्चात वराहमिहिर की बृहत संहिता में जो सारे देश के भूगोल का वर्णन है। बृहत संहिता तो बड़ा विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। इसमें भूगोल, इतिहास इस देश का और प्राकृतिक नैसर्गिक संपदाएं सभी का वर्णन किया गया है। तो इसमें ये जो भूगोल वर्णन है वराहमिहिर का, उसमें स्त्री राज्य का उल्लेख किया है। और स्त्री राज्य की अवस्थिति वराहमिहिर ने भी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बताई है। दिशि पश्चिमोत्तरस्याम मांडव्य ताल तुषार हल मटका, ऐसा कुछ कहा है। रामकृष्ण भट्ट ने जो बृहत संहिता का अनुवाद किया है, उसमें उन्होंने इस स्थल का अनुवाद करते हुए टिप्पणी की है। तो उसमें उन्होंने यही माना है कि यह स्त्री राज्य पश्चिमोत्तर प्रांत में कोई राज्य है। और रामीर कहते हैं कि अश्मक कुलूत हलहा स्त्री राज्य नरसिंह बखस्था, ऐसा कहा है। तो ये अश्मक कुलूत इत्यादि जो प्रांत हैं, ये भी नॉर्थ वेस्ट में है, पश्चिमोत्तर प्रांत में ही है। उनके साथ अवस्थिति यह मानी है रामीर ने स्वयं, और अंग्रेजी अनुवादक रामकृष्ण भट्ट ने भी यही माना है। तो पश्चिमोत्तर प्रांत में स्त्री राज्य था। हर्ष ने दिग्विजय की। बाणभट्ट ने हर्षचरित में तो हर्ष की दिग्विजय का वर्णन नहीं किया, क्योंकि राज्यश्री मिल जाती है उसके साथ ही वे समाप्त कर देते हैं हर्षचरित को। पर युवान चुआंग या भेनसांग भी जिनको कहा जाता है, या जो भी सही उच्चारण हो, उन्होंने जो भारत की यात्रा का वर्णन किया है वह कान्यकुब्ज नरेश हर्ष के समकालीन हैं, और वे स्त्री राज्य का वर्णन करते हैं। ये तो चीन की तरफ से आए थे, हिमालय पार करके आए थे, कितना कष्ट झेल करके भेनसांग आए थे भारत के देश के धर्म का अध्ययन करने, विशेष रूप से बौद्ध धर्म का अध्ययन करने। बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा थी। इतना कष्ट झेल करके इत्सिंग हुए, युआन च्वांग हुए, फाइयान हुए, ये सब यात्री भारत में आए। इन्होंने बड़ी सेवा की विश्व मानवता की, कि इन्होंने यात्रा वृत्तांत जैसा देखा, आंखों देखा वैसा ही लिखा है। वेनसांग ने भी जितना जो कुछ अंश उसके यात्रा वर्णनों का मिलता है, स्त्री राज्य का वर्णन किया है, और हिमालय की तराई के इलाकों में स्त्री राज्य था, ऐसा वे मानते हैं। तो कुल इतने विशेष रूप से उल्लेख संस्कृत साहित्य में स्त्री राज्य के मिलते हैं, पर उसके साथ स्त्री शासकों के वर्णन अनेकत्र आते हैं। स्त्री शासक जहाँ जहाँ है वहाँ सर्वत्र स्त्री राज्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्त्री शासक दो स्थितियों में बनते हैं। स्त्रियों का राज्य है, स्त्री राज्य है कोई, मातृसत्ताक समाज पूरी तरह से स्त्रियां ही राज्य करती हैं, तो स्त्री राजा होगी, वहाँ स्त्री शासक होगी। लेकिन कभी कभी रानी का राज्याभिषेक या तो किया गया है, रानी को राजा बना दिया गया है, राजपद रानी को दे दिया गया है। समझाने के लिए तो यही कहा जाएगा, व्याकरण की दृष्टि से जो भी आपत्ति आए, कि स्त्री को राजा या शासक बना दिया गया है, क्योंकि स्त्री को रानी बना दिया गया है, ऐसा तो रानी तो थी ही पहले से। कालिदास के रघुवंश में 19वें सर्ग में जो अंतिम सर्ग है, उसमें अग्निवर्ण अत्यधिक भोग विलास के कारण राज यक्ष्मा से या टीबी के रोग से ग्रसित होकर के मर जाता है। अद्भुत अद्भुत वर्णन कालिदास ने उसका किया है, और कालिदास जैसे पारदृश्वा कवि ही ऐसा वर्णन कर सकते हैं। उस पर अन्यत्र चर्चा कभी करूंगा या करता रहा हूं। लेकिन अंतिम वाक्य में जो उसमें कहा है कालिदास ने, और उसके साथ समाप्त कर दिया 19वें सर्ग की अंतिम पंक्ति ही यह है, राज्ञी राज्यम विधिवद अशिषत भर्तुरव्याहताज्ञा। अपने मरे हुए पति के शासन को
उसकी रानी ने विधिवत जैसे पुरखे रघुवंशी चलाते थे वैसा ही शासन वह चलाती रही। इस बहुत ही सांकेतिक साभिप्राय टिप्पणी के साथ रघुवंश को समाप्त कर दिया। इसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। रघुवंश का उपसंहार हुआ। तो रानी को राजा बना दिया गया। कोई नहीं है कुल में अब उत्तराधिकारी, तो रानी को राजा बना दिया गया है, ऐसा कालिदास कहते हैं। तो ये स्त्री के शासक या राजा होने का वर्णन तो कालिदास ने भी किया, पर यह स्त्री राज्य नहीं है, ये तो अयोध्या है। और उसका बेटा जो होगा फिर वह राज्य करता ही है। गर्भवती वह थी। यहाँ पर राज्ञी ही कहा है कालिदास ने। स्त्री जो है राजा हो गई, उसकी राज्ञी जो है राजा हो गई, ऐसा नहीं कहा है। इसका एक कारण तो मुझे समझ में आता है कि विधिवत वैदिक विधि से उस रानी का राज्याभिषेक नहीं किया, इसलिए वह राजा हुई ऐसा नहीं कहेंगे। वह रानी केयरटेकर राजा की तरह से राज्य चलाती रही, वह रानी राज्य चलाती रही, इसलिए ऐसा उन्होंने कहा है। ये समुदाचार की दृष्टि से, प्रोटोकॉल की दृष्टि से उसको फिलहाल राजा नहीं कहेंगे, इसलिए कदाचित राज्ञी ही शब्द का प्रयोग कालिदास ने किया है। पर स्त्री जो राज्य कर रही है उसको राजा कहा जाता रहा। कालिदास ने वहां नहीं किया। और शिलालेखों में काकतीय रुद्रांबा जब शासन कर रही थी काकतीय वंश में, तब उनको अभिलेखों में रुद्रदेव महाराज कहा गया है, कि क्योंकि विधिवत राजा बनी है, तो रुद्रदेव महाराज ऐसा उस रानी के लिए शब्द आया है। कश्मीर में शिलालेख में आया है। कश्मीर की रानी दिद्दा प्रसिद्ध हैं। वो उन्होंने भी विधिवत सत्ता अपने हाथ में ली, प्रतापी शासक हुई। तो उनके शिलालेख में भी राजन शब्द का प्रयोग, पुल्लिंग शब्द का, जो कि व्याकरण की दृष्टि से पुल्लिंग में है, व्याकरण के नियम तोड़ दिए जाते हैं। इतिहास जो है व्याकरण को ठेल देता है पीछे। तो वो रानी स्त्री रही होगी, लेकिन वो तो राजा हो गई, उसको राजा ही कहेंगे, उसको रानी नहीं कहेंगे कि वो रानी राज्य कर रही थी। शिलालेख में तो प्रताप देव रुद्र, वो शिलालेख में तो दिद्दादेव, दिद्दादेव उसको कहा गया है। तो दिद्दादेव राज्य कर रहे हैं, उपदेव हो गए, महाराज हो गए। श्रीनगर में प्रताप संग्रहालय है, उसमें उनका ये शिलालेख मिलता है, ऐसा बताया गया। और दूसरा शिलालेख दिद्दा का लाहौर में मिला था, उसमें भी उनके लिए राज्ञी न कह करके, राज्ञी या रानी न कह करके राजन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए ऊपर जो महाभारत में स्त्री राज्याधिपति शब्द आया है, स्त्री राज्य की तरफ से आने वाले शासक के लिए वह स्त्री होना चाहिए। इसके बाद के ग्रंथों में जहाँ जहाँ स्त्री राज्य का वर्णन है, उसमें जैमिनी अश्वमेध पर्व है, इसके जैमिनी कर्ता माने गए हैं। अब जैमिनी व्यास के 5 शिष्यों में वर्णित हैं महाभारत में। पेल, सुमंतु, जैमिनी, वैशंपायन और शुक, ये 5 व्यास के पट्ट शिष्य, प्रधान शिष्य हुए। इन्होंने वेद पढ़े और महाभारत का अध्ययन वैशंपायन आदि ने किया। अपनी अपनी महाभारत इन्होंने बनाई। पेल, सुमंतु, जैमिनी और वैशंपायन ने। इनकी महाभारत आंशिक रूप में कहीं मिलती है। ये जो जैमिनी महाभारत, जैमिनी अश्वमेध पर्व के नाम से मिली है, ये तो बहुत बाद का ग्रंथ है, ये तो 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। तो जैमिनी यदि सचमुच में व्यास के कोई शिष्य महाभारत काल में रहे होंगे, तो उनका तो यह नहीं ही है। पर इसमें चूंकि ये जैमिनी अश्वमेध पर्व इस ग्रंथ का नाम है, यह महाभारत के अश्वमेध पर्व पर आधारित है। और जिस तरह से महाभारत के अश्वमेध पर्व में वर्णन अर्जुन के अश्वमेध के अवसर पर दिग्विजय का किया गया है, उसी तरह से महाभारत के अश्वमेध पर्व के अवसर, महाभारत में जो अश्वमेध हुआ उसके अवसर पर अर्जुन के दिग्विजय का वर्णन करते हुए यहाँ पर स्त्री राज्य का वर्णन जैमिनी अश्वमेध पर्वकार ने किया है। स्त्रियश्च सन्ति गहना सुरूपा नवयौवना राज्यम च नारी कुरुते न पुमांस तत्र जीवती। यहाँ नारी ही राज्य कर रही है, स्त्रियां यहाँ की गहन स्वरूप और नवयौवनाएं हैं, पुरुष कोई जिंदा नहीं रह पाता है। हालांकि ऐसा मानने में
आपत्तियां हैं। पर अब जैमिनी तो बहुत, जैमिनी का है जो उनके नाम से ये जो अश्वमेध पर्व है, बहुत बाद का ग्रंथ है। उन्होंने कुछ कल्पना का पुट मिलाते हुए इसका वर्णन किया है। अन्य जितने प्राचीन ग्रंथों में प्रामाणिक वर्णन है, उनमें कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि पुरुष वहां जिंदा ही नहीं रह पाते हैं। पुरुष जिंदा नहीं रहेगा कोई, तो फिर स्त्रियां ही कैसे जन्म लेंगी। तो ये जो हिमालय के अंचलों में अभी तक भी स्त्री प्रधान समाज की व्यवस्थाएं हैं, अब तो टूट रही हैं वहां पर ये व्यवस्थाएं। पर कुछ दशक पहले तक ये व्यवस्थाएं वहां थी कि स्त्री ही विवाह करके अपने घर में पुरुष को लेकर के आती थी, और बहुपतित्व की परंपरा वहां रही है। अभी तक भी बहुत सुदूर अंचलों में, गांवों में ये प्रथा जीवित है। अब ये प्रथाएं वहां खत्म हो रही हैं। वहां का जैसा समाज था उसमें प्रथाएं बहुत ही अच्छी थीं। उनकी अपनी बड़ी समुन्नत संस्कृति थी, और सुसंस्कृत सभ्य लोग वहां के थे। तथाकथित जो हम लोग सभ्य हैं, उनकी अपेक्षा अधिक सभ्य ये लोग रहे हैं, जिनको कि हम असभ्य आदिवासी समाज कहते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा वे शिष्ट और सुसंस्कारशील हुआ करते थे, और अभी तक भी हैं। तो वहाँ स्त्री विवाह करके लाती है। एक स्त्री अनेक विवाह कर सकती है, या जिस पुरुष से विवाह करती है उसके सारे छोटे भाई उस स्त्री के पति हो जाते हैं। ये परंपराएं रही हैं। युधिष्ठिर इसी का उदाहरण देते हैं। जब विदुर आपत्ति करते हैं तो वे इसी का उदाहरण देते हैं। तो इस प्रकार से ये स्त्री राज्य की परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही है। ये जैमिनी अश्वमेध पर्व जो ग्रंथ है, उसमें अवश्य मिलता है स्त्री राज्य का वर्णन परवर्ती ग्रंथों में। इसके बाद स्त्री राज्यों के वर्णन मेरी जानकारी के अनुसार नहीं मिलते हैं। पुराणों में अवश्य, स्कंद पुराण में भारत वर्णन के अंतर्गत भारत के 75 देशों का वर्णन किया गया है, जो कि आधुनिक शब्दावली में प्रदेश हैं या प्रोविंसेस हैं। पर देश ही उनको कहा जाता रहा है संस्कृत में व्याकरण के अनुसार भी। और 57 में क्रम पर स्त्री राज्य का भी वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। वहां कहा गया है कि पंचलाक्षाश्च प्रामाण्यम स्त्री राज्यम प्रकीर्तितम। 5 लाख गांव स्त्री राज्य के अंतर्गत आते थे। ये जो पूरे देश में अनेक राज्य या प्रदेश हैं, उनमें स्त्री राज्य भी था। डीसी सरकार जो अच्छे इतिहासकार हैं, उन्होंने स्त्री राज्य की परंपरा का संबंध कुमारी पूजा से माना है। कुमारी पूजा की परंपरा हमारे यहाँ अनेक देशों में रही है। दक्षिण में भी रही है, उत्तर में अनेक प्रदेशों में रही है, और उत्तर के क्षेत्रों में भी रही है। विशेष रूप से डीसी सरकार ने तो नेपाल में जो कुमारी पूजा की परंपरा है उसका वर्णन किया है, और यह वहां से चली है। परवर्ती ग्रंथों में राजतरंगिणी में अवश्य स्त्री राज्य का वर्णन आता है। और दो राजाओं के दिग्विजय के वर्णन में कल्हण ने राजतरंगिणी में स्त्री राज्य पर विजय का उल्लेख इन राजाओं के द्वारा किया गया है, किया है। और उसमें ललितादित्य और जयापीड़ ये दो राजा हैं। 7वीं 8वीं शताब्दी के ये राजा हैं। कल्हण लिखते हैं कि स्त्री राज्य की जो महिलाएं हैं वो कांप रही थीं, और उनके कपोल जो कांप रहे थे उससे लगता था कि वो काम चेष्टाएं कर रही हैं, और हाथियों के कुंभ के स्थान पर वो अपने ही पक्ष पूर्वजों का प्रदर्शन कर रही थी। ऐसा वर्णन कल्हण ने किया है। इसको मैं बहुत महत्व का नहीं मानता। स्त्री राज्य थे, कल्हण की उसको कल्हण को जानकारी थी। कल्हण बड़े इतिहासकार हैं, पर वे अपने समय का इतिहास तो बहुत प्रामाणिक रूप में लिखते हैं। हर्ष और हर्ष के बाद के जो राजा हुए 10वीं 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी तक का इतिहास लगभग आंखों देखा बहुत यथार्थ वर्णन करते हैं। उसके पहले की शताब्दियों के जो इतिहास हैं, उनमें बहुत सी बातें वे सुनी सुनाए परंपरा पुरखों ने जो बताया उसके आधार पर कहते हैं, कुछ कल्पना से भी कहते हैं। कवि भी बहुत बड़े हैं वे, तो इसलिए ये थोड़ी सी कल्पना का रंग दे करके उन्होंने इसका वर्णन किया है। पर दो राजाओं के वर्णन में ललितादित्य और जयापीड़, इनके वर्णन में स्त्री राज्य का वर्णन आता है। और अंतिम
वक्तव्य के रूप में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूरा जो उत्तर का क्षेत्र है हमारे देश में, उसमें स्त्री प्रधान समाज रहे हैं, जो कि अभी तक भी चले आ रहे हैं। उसमें एक क्षेत्र यह प्राग ज्योतिषपुर जहाँ है, गुवाहाटी जिसको आजकल कहते हैं, उसके आसपास का कामरूप प्रदेश वह भी है। और अर्जुन की दिग्विजय के प्रसंग में जिन स्त्री योद्धाओं से उनकी मुठभेड़ होती है, उनमें इस प्रदेश की स्त्री योद्धा हैं। उनके संबंध में आगे मैं कभी चर्चा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।